हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जो हमने मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने अमाशय तक बात की थी। अब उसके आगे का टॉपिक है कि अमाशय के बाद आहार नाल का कौन सा भाग आता है, तो वो आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत वैसा भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहीं पर भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। छोटी आंत को हम लोग आहार नाल का सबसे लंबा भाग बोलते हैं। जो छोटी आंत है वो सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर लंबाई है और 2.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है। 6 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह एक बेलनाकार रचना है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे अगर शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी जंतु में जो छोटी आंत की लंबाई होगी वो अधिक होगी। और यही जो मांसाहारी जंतु है उनमें अपेक्षाकृत कुछ कम होगी। तो ये लंबाई अधिक होता है क्योंकि जो शाकाहारी जंतु हैं उनमें सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। अब छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ग्रहणी। ग्रहणी जो है हमारा छोटी आंत का पहला भाग है। दूसरा होता है हमारा जेजुनम। तीसरा होता है इलियम। तो जो हमारा ग्रहणी है वो छोटी आंत का पहला भाग है, और जो कहाँ से स्टार्ट होता है, अमाशय के पाइलोरिक के ठीक बाद स्टार्ट होता है। अमाशय के जो पाइलोरिक भाग था, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। और इसका आकार सी जैसा होता है। सी आकार के होते हैं। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है, और यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र खुलता है। एक छिद्र द्वारा एक नलिका खुलती है। और जो ये नलिका है वो 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं से आपस में जुड़ने से बनी होती है। एक नलिका का नाम है अग्नाशयी वाहिनी, और दूसरे नलिका का नाम है मूल पीत वाहिनी। नाम से मालूम होता है कि जो अग्नाशयी वाहिनी है ये अग्नाशय से निकली होगी, और जो मूल पीत वाहिनी है ये निकली होगी हमारी यकृत से। जेजुनम जो होता है वो छोटी आंत का क्या है, मध्य भाग है। ये है हमारा बीच का भाग, मध्य भाग। और जो हमारा इलियम है वो छोटी आंत का लास्ट भाग है। तो इलियम में ही जो छोटी आंत का अधिकांश भाग जो होता है वो इलियम में होता है, और इसी में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। इसी में इलियम वाले भाग में ही अंतिम रूप से पाचन होता है।
पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। मतलब अवशोषण भी जो होगा, अवशोषण भी किस भाग में होगा, इलियम में ही होगा। छोटी आंत का में भोजन का पाचन, छोटी आंत का पाचन जो होगा वो पीत, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, जो क्रमशः यकृत, ये कहाँ से निकलेगा, पित्त, यकृत से, अग्नाशय से, और ये आंत ग्रंथियों से, आंत ग्रंथियों से निकलता है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर यकृत है क्या। तो यकृत जानते हैं, दिस इज लीवर। तो यह शरीर की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत है हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है। और ये इसका भार जो होता है लगभग 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का होता है। और यकृत कोशिकाओं से ही पीत का स्राव होता है। जो यकृत कोशिकाओं से ही किसका स्राव हो रहा है, पीत का स्राव हो रहा है। और जो स्रावित पीत है वो कहाँ जाकर संचय हो रही है, तो वो जाकर पित्ताशय में संचय हो रही है। वो आगे चलकर पित्ताशय में, जो पित्तरस है वो आगे चलकर पित्ताशय में संचित हो रही है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है और यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पीतवाहिनी बनाती है, जिसकी बात हम लोग ने किया था, मूल पीतवाहिनी इसकी रचना करती है। पित्त जो होता है वो गाढ़ा और हरे रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इसके जो पीत्त का है, जो यकृत है, उसके पीत्त का जो है वो 2 मुख्य कार्य है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला होता है जब पित्तामाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय में बदल देना, क्षारीय में बदल देता है ताकि जो अग्नाशयी रस है, उस एंजाइम है, उस पर क्रिया कर सके। दूसरा कार्य है कि पीत्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। तो ये रही बात हमारी यकृत की। मतलब यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लगभग इसका वजन 1.5 kg होता है। इससे पीत रस का स्राव होता है, जो कहाँ संचय होता है, तो पित्ताशय में। पीत के मुख्यतः 2 कार्य हैं, अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर क्षार में बदल देना, अब भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करना, जिससे जो वसा को तोड़ने वाले एंजाइम है उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इसके बाद आता है बारी अग्नाशय की। तो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है वो अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को जो घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ग्रहणी को घेर के रखता है एक पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो क्या कहलाती है, अग्न्याशय। ग्रहणी को घेरे
पीले रंग की ग्रंथि जो कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर क्या बनाती है? एक अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है। अग्नाशय वाहिनी तथा दोनों मेल पित्तवाहिनी मिलकर एक नलिका बनाती है जो कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। जो हम लोगों ने देखा, ग्रहणी से एक नलिका खुलती है जो दो भिन्न भिन्न नलिकाएं से जुड़ी बनी होती है, अग्नाशय वाहिनी और मूल पित्तवाहिनी। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलकर कहाँ खुलेंगी? ग्रहणी में खुलेंगी। अग्नाशयी रस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा यकृत था उसमें कोई भी एंजाइम नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ पित्तरस था जो क्या करेगा? अम्लीयता को नष्ट कर क्षार में बदल देगा। और अब जाकर जब वो क्षार में बदल जाएगा तो जो अग्नाशयी रस से निकलने वाले ये सारे एंजाइम हैं तो वो उस पर अपना कार्य कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा आंत ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती हैं। इनका स्राव आंत्ररस या सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। ठीक है, तो आंत ग्रंथियों से क्या निकलता है? आंत्र रस। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है छोटी आंत में अब पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में क्या होते हैं? वो बदल जाते हैं। अब इस अवस्था में जो काइम होता है, काइम अब चाइल बन जाता है जो ज़्यादा तरल होता है। अब चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण, अब जो चाइल है इनमें पचे हुए भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। इलियम के विलाई के द्वारा होता है, अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में जाकर मिल जाएंगे। अब इसके बाद ये जो विलाई के द्वारा जो भी अवशोषित हुआ वो रुधिर में जाकर मिल जाएगा तथा रुधिर संचार के बाद विभिन्न भागों में इसको क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। इसके बाद आता है भाग बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद आता है भाग बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में जाकर खुलता है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। पहला आता है हमारा कोलन तथा मलाशय। दूसरा होता है मलाशय जिसको बोला जाता है रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे क्या बोला जाता है? सीकम। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। इस रचना को बोला जाता है अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषीय अंग है। कोलन आगे जाकर 3 भागों में बढ़ जाता है। जो कोलन है हमारा आगे जाकर 3 भागों में बढ़ता है। पहला होता है ऊपरीगामी, दूसरा होता है
अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा होता है अधोगामी। ठीक है, अधोगामी जो होता है वो रेक्टम में जाकर खुलता है। अधोगामी जो कोलन है वो जाकर रेक्टम में खुलेगा और रेक्टम जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलेगा। अब ये रेक्टम है वो कहाँ खुलेगा? मल द्वार के द्वारा बाहर, मल द्वार के द्वारा बाहर खुलेगा। अपचा भोजन जो होता है वो इलियम से कोलन में आएगा। कोलन में आने के बाद वो रेक्टम में पहुंचेगा। वो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से कोलन से रेक्टम में पहुंचेगा। रेक्टम में पहुंचने के बाद बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी क्या हो जाएगा? अवशोषित कर लेंगे और अंत में जो अपचा भोजन है वो मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित हो जाएगा और समय समय पर मल द्वार के रास्ते के द्वारा शरीर के बाहर खुल जाएगा। तो ये था हमारा मनुष्य का आहार नाल, जो हमारा शुरू हुआ था मुख गुहा से और ख़त्म हुआ हमारा मल द्वार पर। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel. Thank you so much.